सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से नदी पार नहीं कर सकते हैं आप। नमस्कार बच्चों, मैं राहुल कुमार आपके बीच आ गए फिजिक्स का पहला क्लास लेकर, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। बच्चों, ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लंबा चल सकता है, मगर आपको दिल थाम के बैठना है। इस क्लास में टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न को कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। नंबर 1 प्रश्न पे देखते हैं। नंबर 1 प्रश्न आपका क्या मिलता है। तो प्रश्न नंबर 1 आपके बीच क्या मिलेगा, इसको हम लोग थोड़ा बारीकी से देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। आप सोचिए, ऑप्शन आपके बीच सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, और इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, सोचिए जरा, सोचिए, आप अपने माइंड को लगाइए। आपका राइट आंसर होगा सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 के तरफ। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 2, ऑप्शन नंबर बी यानी 2 इसका राइट आंसर होगा 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है या आवर्धन के बराबर होता है। राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, भी बट्टा यू, भी बट्टा यू, इसको लिख सकते हैं H1 बट्टा H, H1 बट्टा H। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके बीच बोल रहा है कि किसी लेंस से किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़ा क्यों ना हो जाए, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा पतित होता है। तो बताइए कि वो दर्पण कौन सा होगा, वो दर्पण कौन सा होगा। चलिए इसका राइट आंसर आप सोचिए क्या होना चाहिए। ऑप्शन दे रहा है समतल, अवतल, अवतल, उत्तल, और फिर दे रहा है समतल या उत्तल। चलिए राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी लेंस की क्षमता, यानी कौन सी लेंस की क्षमता द्वारा जांचा जा सकता है। तो यहां पे दे रहे जूल, वाट, नहीं, ये तो दोनों हो नहीं सकता है, हीरा हो नहीं सकता है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, कांच होगा। बच्चों राइट आंसर होगा इसका कांच। चलिए प्रश्न नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पे दे रहा है कि इसमें से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बच्चों आपको ऑप्शन दिया है वायु, बर्फ, कांच, हीरा, वायु, बर्फ, कांच, हीरा। राइट आंसर क्या होगा, हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है बच्चों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे तो क्या बताइएगा आप, क्या जवाब होगा आपका, क्या होगा इसका जवाब। तो 2.42 यानी 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है, 2.42 होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 की किस लेंस को भी सारी लेंस बोलते हैं, किस लेंस को भी सारी लेंस बोलते हैं। बच्चों कौन सा लेंस को भी सारी लेंस बोलते हैं, तो उत्तल लेंस को भी सारी लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस को भी सारी लेंस बोलते हैं। याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, याद रखना, कभी भूलना आप लोगों को नहीं है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न आपका है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 1 कांच, पानी, लोहा, निर्वात। कांच, पानी, लोहा, निर्वात। तो राइट आंसर होगा हम लोग का निर्वात, यानी निर्वात में सबसे ज्यादा चाल होता है, निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है कि दर्पण सूत्र है, आपको बताना है कि दर्पण सूत्र कौन सा होता है। दर्पण सूत्र का आपको ऑप्शन भी दिया है। चलिए आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण सूत्र का 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u, ये हो जाएगा हमारा दर्पण सूत्र का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 आपका क्या बनता है। प्रश्न नंबर 10 बनता है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयोग होने वाले दर्पण को किस नाम से जानते हैं। किसी भी गाड़ी के जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है, आपको जवाब देना है। तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है। बच्चों आप दिमाग लगाओ, जरा जोर डालो, सोचो क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण, इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है बच्चों, प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है, दूसरा कोई दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक u होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक u होता है। आपको ऑप्शन दिखिए दिया है कि नहीं दिया है बच्चों, नहीं दिया है इसका ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है कि किसी लेंस की क्षमता -2d है तो इसकी फोकस दूरी होगी, -2d है तो इसकी फोकस दूरी होगी। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.52, 0.52 होगा, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। ओके, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में अब देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 कि वाहनों के, देखिए अभी वो प्रश्न पूछ दिया कि नहीं पूछा कि कौन सा दर्पण आमतौर पे वाहनों के पीछे के दृश्य देखने में काम आता है। कौन सा दर्पण को वाहन के पीछे के दृश्य यानी साइड मिरर के रूप में करते हैं। कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। कौन सा दर्पण का उपयोग होता है बच्चों? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है तो इसकी प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी? इसकी प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी? उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु आप रख देते हैं तो उसकी आकृति कैसी होगी? तो उसकी आकृति बच्चों होगी वास्तविक होगी, वास्तविक होगी, याद रखिएगा वास्तविक होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। तो दे रहा है कि किसी लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो किसी भी लेंस की फोकस दूरी बच्चों प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन भी आपको नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी दर्पण का उपयोग यानी किसी भी दर्पण का उपयोग जो वाहन के पीछे के दृश्य देखने में प्रयोग होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो कौन सा दर्पण होता है बच्चों? उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको है कि किस दर्पण का उपयोग, किस दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो बच्चों किस दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ओके, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि नए कार्तीय चिन्ह की जो परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखा हुआ बिंब का जो वस्तु दूरी होगी वो क्या लिया जाता है? तो वो लिया जाता है ऋणात्मक। क्या लिया जाता है बच्चों? ऋणात्मक लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न कि जो लेंस होता है, किसी भी लेंस से जो आवर्धन उत्पन्न होता है, आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्रक विहीन होता है। लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा बाबू, उसका एसआई मात्रक कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न होता है कि किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? जस्ट अभी हम लोग समझे कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, याद रखिएगा, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला नंबर हम लोग का प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल। ये तो प्रश्न जिस बच्चों को नहीं आया सोच लीजिए कि उसको क्लास 10th में पढ़ना बेकार है बच्चों। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ओके, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बारीकी से समझने को आपको मौका मिलता है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण 30, 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण होगा। निर्गत कोण और विचलन कोण दोनों आपको दिया गया है। तो फिर पूछा जा रहा है कि बताइए तो वह आपतन कोण कितना डिग्री होगा? बच्चों इस दोनों कोण को जोड़ देंगे, 30 डिग्री और 40 डिग्री, 30 डिग्री और फिर 40 डिग्री जोड़ने पर कितना डिग्री होगा? 70 डिग्री। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या मिलता है? नेक्स्ट प्रश्न आपको मिलता है उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है। उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी होगी। तो लेंस की फोकस दूरी होगी, बताना है लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की फोकस दूरी प्लस 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ओके, किसी प्रकार की कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप सबको। अगला प्रश्न देखते हैं कि
अगला प्रश्न है कि प्रकाश के रंगों में कौन सा रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बच्चों? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। बैगनी रंग का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है और लाल रंग का सबसे कम अपवर्तनांक होता है। लाल रंग का सबसे कम अपवर्तनांक होता है और बैगनी रंग का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। ओके, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है। पानी में जो एक उत्तल लेंस डूबा है और एक हवा में उत्तल लेंस है, एक पानी में डूबा है और एक हवा में है, दोनों की फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो दोनों की फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। पानी में जो डूबा है उसका और हवा में डूबा है उसका, तो हवा में जो है उसका क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आपका क्या है? तो अगला प्रश्न है बाबू आपको, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। आर बराबर एफ टू एफ, आर बराबर 2f। अब आपको आर दिया है 32, आर दिया है 32, तो 32 अब इधर कर देंगे 2 से डिवाइड इक्वल टू एफ। इसको डिवाइड करेगा कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा बच्चों? 16 होगा। यानी हमको राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे बोलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न आपका होता है कि निम्न में से कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? कौन से लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं? तो उत्तल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगला नंबर प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करके, किस दर्पण का उपयोग करके मरीजों के दांत और मरीजों के जो दांत होते हैं उनका बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के बाद उनका इलाज करते हैं? तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं बच्चों। अवतल दर्पण का उपयोग करके ही वह मरीज का यानी किसी भी रोगी का इलाज करते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका है कि अगला नंबर प्रश्न आपका है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? आपको ऑप्शन नंबर बताना है कि दर्पण के द्वारा कहलाता है। दर्पण, गोलीय दर्पण का द्वारा। ये मान लीजिए हमारा दर्पण है, तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसको बोलते हैं द्वारक। इसको क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। अगला नंबर प्रश्न बनता है, अगला नंबर प्रश्न बनता है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की आकृति होगी। तो प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी बच्चों? थोड़ा कल्पना करो, सोचो, अपने माइंड में दिमाग लगाइए, थोड़ा एकाग्रित कीजिए अपने दिमाग को, सोचिए जरा क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं कि किसी शब्दकोश यानी किसी डिक्शनरी के छोटे अक्षरों को पहचानने के लिए किस लेंस का आप प्रयोग करना पसंद करेंगे? किस लेंस का प्रयोग करना आपको दिया गया है कि किस लेंस का प्रयोग करना? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी के अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। राइट आंसर हम लोग का होगा 5 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी के उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका बनता है प्रश्न नंबर 32 कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता के किस माप की जरूरत होगी? किस माप का जरूरत होगी? तो इसका राइट आंसर आप लोग सोचिए, थोड़ा अपने माइंड में अपने दिमाग को लगाइए, क्या होना चाहिए? दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को और दर्पण तथा बिंब की बीच की दूरी को। तो ये हम लोग का राइट आंसर बी नंबर होना चाहिए। राइट आंसर होना चाहिए बी नंबर। अगला नंबर प्रश्न हम देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती है बच्चों, आधी होती है। याद रखना, वक्रता त्रिज्या की यानी r/2 इक्वल टू क्या होता है बच्चों? f होता है। यानी f का ये है, f का है दुगुना, f का है ये दुगुना, तो इसलिए हम कर दिए यहाँ पे आधी। नेक्स्ट प्रश्न बोलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? लेंस की जो क्षमता है उसका एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है मीटर, 1/मीटर, 1/मीटर, यानी 1/पावर ऑफ लेंस, 1/पावर ऑफ लेंस हो गया। यानी
इसकी जो फोकस दूरी लेंस की क्षमता क्या बोलते हैं, तो 1/f बोल सकते हैं, 1/f यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है लेंस की क्षमता। अब इसके सही मात्रक मीटर में हो गया। ओके, कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन हो रहा है तो मेरे नंबर पे कृपया करके आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या हमको ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगला नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब की आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। अगर प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर है, प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर है, तो बताइए वह दर्पण कौन सा होगा। बताना है आपको, वह दर्पण कौन सा होगा, समतल दर्पण होगा। बच्चों कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण। ओके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, समतल दर्पण होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि लेंस में फोकस दूरी की संख्या कितनी होती है। लेंस में फोकस दूरी की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में फोकस दूरी की संख्या बच्चों 2 होती है। लेंस में फोकस दूरी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ओके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 37, सर्च लाइट का परावर्तक पृष्ठ होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, क्या होता है बच्चों, अवतल, अवतल होता है। याद रखिएगा, अवतल। सर्च लाइट में किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है कि परावर्तन के नियम पर निर्धारित है, परावर्तन के नियम पर निर्धारित है। क्या निर्धारित है बच्चों, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये तो हर कोई जानता है, हर एक बच्चा जानता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कोण आई इक्वल टू कोण आर, कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न पे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश अपवर्तन के बच्चों कितने नियम, 2 नियम, 2 नियम होते हैं। ओनली फॉर 2 नियम, ओनली फॉर 2 नियम। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न आपका बनता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न यही है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो होता है बच्चों काल्पनिक होता है। कौन सा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का पहचान क्या है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब का पहचान है कि ये हमेशा सीधा होते हैं, ये हमेशा सीधा होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की पहचान क्या है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न है आपका गोलीय दर्पण में फोकसांतर, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी गोलीय दर्पण की फोकसांतर और उसके वक्रता त्रिज्या की दुगुनी होती है, की दुगुनी होती है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा F इक्वल टू R/2, F बराबर R/2, F बराबर R/2। ओके, किसी प्रकार की कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44, क्या आपके बीच प्रश्न है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा साइज यानी जो समान साइज है वस्तु के बराबर है। वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए, वस्तु के बराबर चाहिए, तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस में कहाँ रखना चाहिए, उत्तल लेंस में कहाँ रखना चाहिए, उत्तल लेंस में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके बीच कि फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न अगला जो आपका प्रश्न बनता है, यह प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए बच्चों, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न जो आपका बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, हमेशा कैसा होता है बच्चों, सीधा होता है। ओके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला नंबर प्रश्न जो आपका बनता है
कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में, सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में। अगला प्रश्न आपका है, अगला नंबर प्रश्न है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, इसकी स्थिति कहाँ होनी चाहिए ये आपको बताना है। इसकी स्थिति होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच। अगला नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, बताना है किनारों के बीच अपेक्षा में, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी उत्तल लेंस की पहचान ये है। ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ये किनारा किनारा पतला है और बीच में का है ये मोटा है, ये का है बीच में मोटा है, ये पहचान है किस लेंस का, उत्तल लेंस का। अगला नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा परावर्तन कोण। कौन सा बाबू, परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है, लेंस बनाने में प्रयोग नहीं होता है। तो मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं बच्चों, आप जल के प्रयोग करके बना सकते हैं, कांच के प्रयोग करके बना सकते हैं, प्लास्टिक के प्रयोग करके बना सकते हैं, मगर मिट्टी के प्रयोग करके आप नहीं बना सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, आप थोड़ा ध्यान से सोचिए, ये है अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला नंबर प्रश्न है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो उसकी फोकस दूरी होगी, इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अगला नंबर प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न, यानी 56 नंबर क्वेश्चन जो है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु पर गुजरती है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरण होती है किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो किस बिंदु से होकर गुजरती है, मुख्य पोल, यानी पोल से होकर गुजरती है, ध्रुव से होकर गुजरती है। ओके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगला नंबर प्रश्न नंबर 57 है कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r है, यानी फोकस दूरी आपको f देगा और f छोड़ दिया है, गलती से मिस्टेक से छोड़ दिया है और आपको r दिया है, तो बताना है इसमें से कौन सा संबंध लीगल होगा, मतलब कौन सा संबंध इसमें सत्य है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि आप जानते हैं f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है r/2, f बराबर होता है r/2। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका f बराबर r/2। अगला नंबर प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, फोकसांतर तो उसकी क्षमता होगी, बताना है आपको क्या आंसर होगा इसमें से, तो 2D प्लस में 2D डायोप्टर होगा, 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर उत्तल लेंस है बच्चों, याद रखना, भूलना नहीं आपको। अगला नंबर प्रश्न है 59 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार की सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण होगा, वह कौन सा दर्पण होगा बच्चों, तो ये वो दर्पण होगा समतल दर्पण। दर्पण से, ये मान लीजिए दर्पण हो गया, दर्पण से कितनी भी दूरी पर प्रतिबिंब वस्तु को रखिए उतनी ही दूरी पर दर्पण में भी प्रतिबिंब बनेगा, उतनी ही दूरी पर दर्पण में भी प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। अगला नंबर प्रश्न है कि
फोटोग्राफी कैमरा, फोटोग्राफी जो कैमरा होता है, फोटो खींचने वाला जो कैमरा होता है, उस कैमरा का अभिदृशक होता है, मतलब उस कैमरा में जो डिस्प्ले होता है, मतलब जो लेंस लगता है वह कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है बच्चों, उत्तल लेंस होता है। इसलिए उत्तल लेंस होता है ताकि दूर दूर के वस्तु को साफ साफ प्रतिबिंब बना लेता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि साइड मिरर में किसका उपयोग होता है? साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अगला नंबर जो प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? किस उपकरण से संभव होता है? यानी प्रकाश के जो वर्ण विक्षेपण होता है किससे संबंध रखता है? तो प्रिज्म से संबंध रखता है। दर्पण से कोई जरूरत नहीं है, लेंस से कोई जरूरत नहीं है, कांच के सिल्ले से कोई जरूरत नहीं है। ये जो भी डिवाइड करते, जब भी अपना मतलब रखता है तो प्रिज्म से रखता है। नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण में। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64, 64 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण कांच से हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस तरफ मुड़ेगी? अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब के करीब आएगी? आपको बताना है कि अभिलंब से दूर आएगी या अभिलंब के करीब आएगी, यही आपको बताना है, इसमें शो करके दिखाना है। मान लीजिए ये हमारा है, तो अब ये है, अगर ये ऐसे आएगा या ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा अभिलंब के निकट आएगी, यानी इसको जो आना चाहिए ऐसे आना चाहिए, मगर ये ऐसे नहीं आके ये अभिलंब के क्या हो जाएगा? करीब आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। तो दर्पण और लेंस बताना है कौन सा होंगे, तो वह अवतल दर्पण भी होगा और अवतल लेंस भी होगा बच्चों, अवतल दर्पण और अवतल लेंस होगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? मुख्य फोकस कितने होते हैं? लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो लेंस में बच्चों मुख्य रूप से उसके फोकस कितने होते हैं? 2 होते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे। ये मान लीजिए हमारा लेंस है, तो यहाँ पे हो गया f1 और इधर हो गया f2, इधर हो गया f2, इधर हो गया f1। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 2f2 और इधर हो जाएगा 2f1। ओके, तो ये हमारा कितना होगा? 2 हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर जो आपका प्रश्न है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? तो उसका आवर्धन होता है +1 होता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न जो है आपका कि निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है बाबू? आप थोड़ा समझ लीजिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। पारा का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि पारा का है द्रव में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग किसमें न्यूनतम होता है? तो सबसे ज्यादा प्रकाश कम किसमें होता है? तो कांच में होता है, याद रखिएगा, कांच में होता है, याद रखना, सब कांच में होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो निर्वात में होता है, सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है आपका, अवतल लेंस की फोकस दूरी ±2 मीटर है, -2 मीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, क्या होगी इसकी क्षमता? इसकी क्षमता होगी -5d, याद रखिए -5d। अगला प्रश्न है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10 × 8 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 8 छोड़ दिया है, 2 × 10 मीटर पर सेकेंड है, तो माध्यम का अपवर्तनांक बताना है कि माध्यम का अपवर्तनांक कितना होना चाहिए। तो ये बच्चों इसका राइट आंसर होगा 1.5, याद रखिएगा, ये आपके लिए जरूरी है, जरूरी नहीं मजबूरी है, इसको रट जाना है आपको कि किसी माध्यम में प्रकाश का चाल 2 × 10 मीटर पर सेकंड है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा, 1.5। अगला प्रश्न है आपका कि एक गोलीय दर्पण जिसकी फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर, जिसकी फोकस दूरी -32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी
एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, आर बराबर 32 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी, तो एफ बराबर क्या लिखते हैं, आर बटा 2, तो आर बटा 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी इसका राइट आंसर होगा कितना बाबू 16 सेंटीमीटर। अगला नंबर जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से आपको समझ लेना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको, फिर आगे चल के परेशानी भी करेगा। यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको दिया है +5 मीटर है, 0.5 मीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, तो उसकी क्षमता क्या होगी बच्चों, उसकी क्षमता होगी +2 डायोप्टर, प्लस में 2 डायोप्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो 75 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी बच्चों, थोड़ा आप माइंड लगाइए अपना, फोकस दूरी दिया है 10 और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो R बराबर क्या होता है 2F, और F के मान दिया है 10, तो 10 दूनी 20, यानी राइट आंसर होगा हम लोग का 20, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंब आपतित होती है, तो आपतन कोण का मान होगा, तो आपतन कोण का मान होगा, बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा, तो आपको बताना है आपतन कोण का मान क्या होगा, तो आपतन कोण का मान होगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपतन कोण का मान होगा, सिंपल हम एक काम करेंगे, यहाँ पे आपतन कोण का मान लिख देंगे 0 डिग्री, कितना डिग्री 0 डिग्री, ओके, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपतन कोण का मान होगा। अगला प्रश्न पे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न आपको क्या होगा कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 है, 12.5 है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अभी तो बोले हैं कि आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा बच्चों, 25 यानी 25, ऑप्शन नंबर सी हो गया हम लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 78 नंबर प्रश्न कि दो समानांतर समतल दर्पण की बीच की जो रखी गई दूरी है, दो समानांतर समतल दर्पण की बीच रखी हुई वस्तुओं के सिद्धांत किसके प्रतिबिंब बन सकते हैं, किसके प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनंत, अनंत यहाँ पे प्रतिबिंब बन सकता है। अगला नंबर जो आपका प्रश्न है कि फोकस दूरी वाले लेंस में फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब की बीच की न्यूनतम दूरी होगी, उसकी बीच की न्यूनतम दूरी होगी। यहां पे आपको बताना है ऑप्शन क्या होगा, आपको 5D, 5F, 4F, 3F और 2F। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको, तो राइट आंसर होगा 4F, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर 4F। अगला नंबर प्रश्न जो आपका है, यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर हो, तो 40 सेंटीमीटर दूर होगा, तो वहाँ पे प्रतिबिंब क्या बनेगा, आप तो को थोड़ा ध्यान से सोचना है, तो वहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, अनंत होगा बच्चों, कितना होगा, अनंत होगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट होगा कि यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, यदि मान लीजिए ये दर्पण है, इसके ध्रुव, ये है ध्रुव यानी P, और फिर बोला है उसके फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, यहाँ से 25 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में कितना है 25 मीटर, यहाँ पे है F, तो बोल रहा है कि यहाँ पे कि फोकस से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होगी, तो फोकस से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, अब यहाँ पे दे रहा है C, अब यहाँ पे दे रहा है C, पूछ रहा है कि इसके बीच की दूरी क्या होगी, तो आप जानते हो ना कि ये जो होता है PF और CF दोनों एक दूसरे का होते हैं बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा 25, ये भी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82 है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी से
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी से एक उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी, उसकी वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी, क्या होगी बच्चों? शून्य होगा। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? शून्य होगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न, कांच n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक द्रव में प्रकाश की चाल 2.5 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड उस द्रव का अपवर्तनांक है, उस द्रव का अपवर्तनांक है बच्चों 1.20 इसका होगा राइट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? यहां पे हम लोग को देखते हैं राइट आंसर क्या मिलता है? 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। अगला नंबर प्रश्न आपके बीच आता है कि प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो दर्पण के द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन कोण का मान होगा। तो विचलन कोण का मान कितना डिग्री होगा बच्चों? 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। याद रखिएगा, ये थोड़ा मिस्टेक से वहां पे बड़ा जीरो लगा दिया, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। ये है समतल दर्पण और इस पे कितना डिग्री कोण बनता है? 180, 180 याद रखना सब, 180, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगला नंबर जो आपका प्रश्न बनता है कि एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु यानी एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी होगी, तो लेंस की फोकस दूरी होगी। आपको बताना है लेंस की फोकस दूरी होगी। यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को बताना है लेंस का फोकस दूरी होगी 40/2 इक्वल टू 20, 40/2 इक्वल टू 20 यानी 20 सेंटीमीटर होगा। राइट आंसर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री है, आपतन कोण 60 डिग्री है और अपवर्तन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री, 45 डिग्री है तो अपवर्तनांक होगा, तो अपवर्तनांक होगा आपको क्या होगा? आपको जवाब देना है, कमेंट करके जवाब देना है। यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? 1, 2 या √2 या √3/2। यहाँ पे होगा राइट आंसर √3/2, √3/2। अगला प्रश्न है कि यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c है, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c है तो कांच आपको दिया है कि n बराबर 1.5, तो प्रकाश की चाल बताना है कि इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो इसमें से राइट आंसर होगा बच्चों 2c/3, 2c/3, 2c/3। अगला जो आपका प्रश्न है कि यदि जल एवं कांच के निर्वात की अपेक्षा, यदि जल एवं कांच के निर्वात की अपेक्षा जो वहां पे अपवर्तनांक दिया है 4/3 और 2/3 तो कांच का जल के सापेक्ष कौन सा अपवर्तनांक होगा? तो कांच और जल के अपेक्ष कौन सा अपवर्तनांक होगा? तो 9/8 होगा। राइट आंसर क्या होगा? 9/8 होगा। अगला प्रश्न आपका है एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है तो लेंस की वस्तु की ओर 15 सेंटीमीटर खिसकने देने पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहां पे आपको बताना है कि राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो यहां पे राइट आंसर होगा आभासी और वस्तु से बड़ा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। अगला जो आपका प्रश्न बनता है, यह प्रश्न है आपका, यदि प्रकाश की किरण
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो स्नेल के नियम आपतन कोण के निम्नलिखित किस मान के पर लागू नहीं होती है? तो किस मान पे लागू नहीं होती है? 0 डिग्री पे लागू नहीं होता है, 0 डिग्री पे लागू नहीं होता है बच्चों, याद रखना है। एक गोलिया दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई एक वस्तु का प्रतिबिंब 35 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु की ओर बनता है, जिसे और वस्तु है तो आवर्धन होगी। जिस ओर वस्तु है उस ओर का आवर्धन क्या होगा आपको बताना है। तो उस ओर का आवर्धन होगा कितना? तो -7 सेंटीमीटर, आप सेंटीमीटर लगाइएगा, सेंटीमीटर लगा भी सकते हैं, सेंटीमीटर नहीं भी लगा सकते हैं। आपको प्रश्न में देगा तो लगाइएगा, नहीं देगा तो छोड़ दीजिएगा। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? -7। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यदि प्रकाश की चालें 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड है, यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 40,000 किलोमीटर है, तो पृथ्वी को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय लगेगा। यानी जो आपका प्रकाश की चाल है पृथ्वी से, देखिएगा पृथ्वी से चंद्रमा पहुंचेगा और फिर पृथ्वी से टकरा कहाँ जाएगा? चंद्रमा। यानी चंद्रमा से प्रकाश आएगा पृथ्वी पे और फिर पृथ्वी से टकरा कर जाने में कितना टाइम लगेगा? आपको कमेंट करके जवाब देना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर क्या होगा आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 3/4 मिनट आपका लगेगा। अगला नंबर जो आपका प्रश्न बनता है कि एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री है। एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री है। एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण आपतित करता है, यानी 60 डिग्री कोण बनाता है। यदि परावर्तित और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं तो अपवर्तनांक होगा। तो बताना है आपको अपवर्तनांक कितना होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 3। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 3 मीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न मिला ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n1 है, यानी अपवर्तनांक पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। तो आपतन कोण I ले रहे हैं और अपवर्तन कोण R ले रहे हैं। तो आपको दिया है कि sin I बटा sin R होना चाहिए। तो क्या होंगे? तो बताना है कि इसमें से कौन सा जो रैंक है आपको मिलना चाहिए। तो n2 बट्टा n1 आपको मिलना चाहिए। अपवर्तनांक 2 बट्टा अपवर्तनांक 1, अपवर्तनांक 2 बट्टा अपवर्तनांक 1 n2 बट्टा n1। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर जो आपका प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक दूरी पर रखी हुई है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी और फिर बोल रहा है कि दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है। तो बताना है कि प्रतिबिंब की आकार क्या होगा। प्रतिबिंब की आकार क्या होगा? 1.5 सेंटीमीटर। जितना दिया है ये ना उतना ही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जितना दिया है बस उतना ही आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगला नंबर 97 नंबर प्रश्न है कि यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित हो रहा है, मतलब आ रहा है, तो यानी बताना है आपको, और दर्पण के प्रतिबिंब के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना रहे, दर्पण के प्रतिबिंब के 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बना रहे, तो दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा बाबू? 60 सेंटीमीटर होगा। इसका दुगुना, ये जो ध्रुव है, ध्रुव से दूरी दिया है 30, 30 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 60 हो जाएगा। हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 60 हो जाएगा, 60। ओके, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अगला नंबर जो आपका प्रश्न है, एक उत्तल गोलीय दर्पण का प्रातवात बनता है। प्रातवात मतलब सीधे सीधे जानिए प्रतिबिंब बनता है। एक
एक उत्तल जो गोलीय दर्पण होता है, उत्तल गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी। और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा तो बनता नहीं है, वस्तु के आकार से बड़ा भी बनता नहीं है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि वायु का निरपेक्ष में अपवर्तनांक होता है, निरपेक्ष यानी आप बोल सकते हैं कि निर्वात में अपवर्तनांक होता है। वायु का निरपेक्ष के में अपवर्तनांक वास्तव में होता है, कितना होता है बच्चों, आपको कमेंट करके जवाब देना है। 1 से अधिक होता है। कितना होता है आंसर, 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक, 1 से कम नहीं होता है बच्चों, 1 से कम कभी हो ही नहीं सकता है, किसी भी जीवन में नहीं हो सकता है। ओके, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 100 नंबर प्रश्न पे आ गए कि निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, आपको दिया है फ्लिट कांच, क्राउन कांच, नीलम और हीरा। यहाँ पे राइट आंसर होगा हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है, 2.42, 2.42 होता है, 2.42। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो शीशा लगाता है उस शीशा कौन सा होगा, तो वो शीशा होता है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण को किस नाम जानते हैं, साइड मिरर के नाम जानते हैं बच्चों, साइड मिरर के नाम से भी जानते हैं इसको। अगला नंबर प्रश्न बनता है, अगला नंबर प्रश्न बनता है आपको कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, तो किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है कितना बच्चों, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। ओके, अनंत होता है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनंत। अगला नंबर जो आपका प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, ये मान लीजिए ये हमारा दर्पण है और यहाँ पे ध्रुव है और यहाँ पे है वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो इसके बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता व्यास बोल सकते हैं। या तो बच्चों उसको प्रधान अक्ष भी बोल सकते हो, प्रधान अक्ष भी आप बोल सकते हो, कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर जो आपका प्रश्न है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, तो इसकी क्षमता होती है, तो इसकी क्षमता कितनी होती है, -5 डायोप्टर होता है, -5 डायोप्टर होता है। अगला नंबर प्रश्न है 105 नंबर प्रश्न कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इसमें से किस दर्पण के द्वारा बनता है, इसमें से किस दर्पण के द्वारा बनता है, तो उत्तल दर्पण के द्वारा बनता है, इसके द्वारा नहीं बनेगा, इसके द्वारा नहीं बनेगा, और ये दोनों को मिलाकर यहां पे दिया ऑप्शन नंबर सी में, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण बनता है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण बनेगा, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण बनेगा बच्चों, तो अवतल दर्पण बनता है। किस दर्पण बनता है, अवतल दर्पण में ही बनता है, दूसरे कोई दर्पण में नहीं बन सकता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि लेंस की फोकस दूरी और यानी लेंस की जो क्षमता है P है, तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो P इंटू एफ इक्वल टू 1 होता है, P इंटू एफ इक्वल टू 1 होता है। ओके, कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपके बीच नहीं रहना चाहिए। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके बीच क्या बनता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी, उसकी क्षमता होगी, उसकी क्षमता कितनी होगी बच्चों, -2 डायोप्टर है। 50 सेंटीमीटर है ना, 50 सेंटीमीटर है ना, तो 50 बाई 100 करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 डायोप्टर हो जाएगा, माइनस में 2 डायोप्टर होगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों। अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु बन सकता है, तो कोई भी वस्तु कैसे बनेगा, बताइए कैसे बनेगा, आभासी बन सकता है और काल्पनिक भी बन सकता है। वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर भी बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा भी बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा भी बनेगा, यानी काल्पनिक और वास्तविक भी बनेगा, यानी आभासी और वास्तविक भी बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है दुगुनी होती है बच्चों, दुगुनी होती है, यानी R इक्वल टू होता है 2F, ये है इसके बीच के रिलेशन।
R इक्वल टू 2F, ये है इसके बीच की रिलेशन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 111 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सी किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उत्तल लेंस बनाता है। कौन सा लेंस बनाता है? उत्तल लेंस बनाता है, उत्तल लेंस बनाता है। अगला नंबर प्रश्न हम देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्न में से किस दर्पण द्वारा बनता है? आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा? आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, आवर्धित का मतलब क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है। बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? किस दर्पण में बनता है? अवतल दर्पण में बनता है बच्चों, अवतल दर्पण में बनता है आवर्धित प्रतिबिंब। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि हीरे का अपूर्णांक 2.42, 2.4 यहां पे दिया है, 2.42 होता है बच्चों, 2.42 होता है। तो हीरे प्रकाश की चाल होगी, तो हीरे की प्रकाश की चाल होगी, हीरे में प्रकाश की चाल आपको बताना है। तो हीरे में प्रकाश का चाल कितना होगा? 1.2 इंटू 10 के पावर -8, 1.2 इंटू 10 के पावर -8 होगा, 1.2 इंटू 10 के पावर -8 होगा। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यानी अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक जो चिन्ह परिपाटी होती है इसमें दूरी कहां से मापा जाता है? फोकस से, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से। तो राइट आंसर क्या होगा बाबू? ध्रुव हो जाएगा आपका। राइट आंसर क्या होगा? ध्रुव। ध्रुव आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है कि एक जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो बताना है कैसे होता है। तो वो कैसे होता है? उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, ये बनता है उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, ये कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सीधा बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। यहां पे गलती से लिख दिया है उल्टा, यहां पे गलती से लिख दिया है उल्टा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर जो प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश, जिससे होकर आपतित प्रकाश एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है, जिससे होकर प्रकाश के एक छोटा सा भाग पार कर पाता है, उसे कहे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पारभासी पदार्थ। क्या बोलते हैं बाबू? पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ बोलते हैं। अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नेक्स्ट नंबर प्रश्न जो आपका है 117 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है? किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बन सकता है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल में भी तो बनबे करता है बबुआ, और अवतल में भी तो बनबे करता है, समतल में भी बनबे करता है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है कि लोहे यानी लोहे की गोले जो होता है, गोले को पिलट कांच के प्लेट में रखकर कार्बन डाई सल्फाइड में डुबाने पर लोहे का जो गोला होता है, जो लोहे के गोला होगा वो क्या करने लगा? चमकने लगेगा? ना बाबू, कब्बो ना चमकता है, अदृश्य हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं, जीवन में कभी नहीं। तो तैरता हुआ प्रतीत होता है। जी हाँ, यही राइट आंसर होगा आपका, यही राइट आंसर होगा आपका। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है कि कहां पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर बनता है, अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर बनता है। तो यहां पे राइट आंसर का वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर जो आपका प्रश्न बनता है 120 नंबर, एक अवतल दर्पण से वस्तु यानी बिंब की स्थित ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब होगा, क्या होगा बच्चों? आभासी और वस्तु से बड़ा होता है, आभासी और वस्तु से बड़ा होता है। अगला नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला आपका प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किस दर्पण के द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाएगा? तो बच्चों केवल अवतल दर्पण में ही वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला नंबर प्रश्न है यदि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा, हर एक एक स्थिति में वस्तु के आकार के बराबर होगा, तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो बच्चों वह दर्पण होगा समतल दर्पण। अगला नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न जो आपका बनता है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m माइनस में है, -m है। तो यदि
आपको बताना है कि उसका अर्थ होता है कि प्रतिबिंब कैसा होता है। तो प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? तो प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है। कैसा होता है बच्चों? उल्टा होता है, उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। यदि यदि बिंब यदि आपको किसी बिंदु से यदि किसी बिंदु से वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर मिलती है, तो उस बिंदु को बोलते क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिबिंब बिंदु बोलते हैं, प्रतिबिंब बिंदु बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 125 नंबर प्रश्न है आपका कि एक अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखना चाहिए? वस्तु को कहां रखना चाहिए? तो फोकस के अंदर रखना चाहिए बच्चों, फोकस के अंदर रखना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है 126 नंबर प्रश्न। एक अवतल यानी अवतल दर्पण से बनने वाला जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं तब आकार में बड़े होते हैं जब वस्तु दर्पण से डैश डैश होते हैं, वस्तु दर्पण से डैश डैश होते हैं, वही डैश डैश में आपको भरना है क्या होते हैं। तो यहां पे दे रहा है आपको राइट आंसर, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच होती है, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच होती है तब, फोकस दूरी के बीच होती है तब। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर 127 नंबर प्रश्न है। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब बनता है, तब उसका प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है बच्चों? आपको बताना है। उत्तल लेंस में आपको बता दिया जा रहा है कि जब वस्तु को लेंस और फोकस के बीच रखा जाता है, लेंस और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक और सीधा बनेगा बच्चों, काल्पनिक बनता है और सीधा भी बनता है, सीधा और काल्पनिक दोनों बनता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या है? एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी हुई एक वस्तु का प्रतिबिंब सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। किसी भी दूरी पे प्रतिबिंब को रखो, किसी भी दूरी पे प्रतिबिंब को रख दीजिए, वस्तु को रख दीजिए, उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो बताइए वो दर्पण कौन सा होगा? तो बताइए वो दर्पण कौन सा होगा? तो वो दर्पण होगा समतल और उत्तल बच्चों, समतल और उत्तल होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न दे रहा है 129 नंबर क्वेश्चन। 2 डायोप्टर और 0.5 डायोप्टर, 0.25 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंस को संयोजन करने पर, जोड़ने पर लेंस की जो क्षमता एकल क्षमता बनता है, मतलब एक नया जो लेंस बनता है उस लेंस की क्षमता क्या होगा? तो 2 में 0.25 जोड़ेंगे तो 2.25 होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग का हो गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। अनंत से जब एक वस्तु को अभिसारी लेंस के फोकस बिंदु के पास लाया जाता है, उस स्थिति में लेंस से दूर हो जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व मार्ग से विचलित हो जाती है, तो अपने पहले वाला रास्ता से भटक जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन बच्चों, याद रखिएगा। ये हुआ आपका माध्यम, ये हुआ अभिलंब। अब जैसे प्रकाश इधर सीधा आया, इसको ऐसे जाना चाहिए मगर ये भटक जाएगा, या तो ऐसे चला जाएगा या तो ऐसे चला जाएगा, तो ये मार्ग से विचलित हो गया। इसी को बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न पे। 132 नंबर जो प्रश्न है कि किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखे हुए एक बिंब स्रोत यानी एक वस्तु का समानांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है? किसका समानांतर किरण पुंज, यानी किस दर्पण में, कौन सा दर्पण होगा जिसमें समानांतर किरण पुंज बनेगा? तो हमारा अवतल दर्पण के अलावा दूसरा कोई दर्पण है जिसमें समानांतर किरण पुंज बने। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपको कभी भी कहीं भी किसी भी तरह हाल में पूछ सकता है।
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर फोकस पर 30 सेंटीमीटर की जो फोकस है उस फोकस पर एक वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा बच्चों, आप बताओ, थोड़ा ध्यान से हमको बताइए क्या बनेगा। तो वहां पे बनेगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ओके, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी भी दर्पण से चाहे आप कितनी भी दूरी पर काहे ना खड़ा हो, कोई एक दर्पण ले लिए, उससे कितने भी दूरी पर आप खड़ा हो जाएं, अगर आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है तो वह दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा बाबू? या तो समतल हो या तो उत्तल हो। अगर हमेशा सीधा प्रतिबिंब बने तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। अगर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा तब हम लेते केवल समतल दर्पण, उस स्थिति में समतल दर्पण। अगला नंबर प्रश्न जो आपका है कि प्रकाश की चाल इतना है 30,000, प्रकाश की चाल है 30 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो अगर प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 33 सेकंड लगता है, 8 मिनट 33 सेकंड लगता है, तो पृथ्वी से सूर्य की लगभग जो दूरी है बताना है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको बताना है कि कितना दूरी है इन दोनों के बीच। चलिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, आपको मालूम है कि चाल दिया है, समय दिया है, हमको दूरी निकालना है। तो दूरी बट्टा आप निकाल सकते हैं, चाल का फॉर्मूला का चाल बराबर दूरी बट्टा समय, उससे आप इस फॉर्मूला को उपयोग करके इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इसका राइट आंसर होगा 15 करोड़ किलोमीटर होगा राइट आंसर इसका। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न बोलता है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र होगा, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके आवर्धन को लिखते हैं m बराबर -b/u लिख सकते हैं। या अगर आप देख लीजिएगा दर्पण में कौन सा दर्पण है, अवतल है या उत्तल है, कन्वेक्स है या कनकेव है, उस वक्त -b/u कर दीजिएगा, या डायरेक्ट आप v/u कर दीजिएगा, या h1/h कर दीजिएगा, हमारा आवर्धन का फॉर्मूला निकल जाएगा बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तब वह होगा, दोनों ही उत्तल होगा, दोनों जो दर्पण होगा वो उत्तल दर्पण होगा, दोनों के दोनों उत्तल दर्पण ही होंगे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, हजामती के समय किस दर्पण का प्रयोग होता है, वह दर्पण कौन सा होगा? आपको जानना है तो वह दर्पण अवतल होगा। लेकिन फिर इसमें अगला प्रश्न बोल रहा है कि हजामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहां रखना चाहिए? दर्पण से आपको बताना है दर्पण से कहां रखना चाहिए। तो दर्पण से कहां रखना चाहिए बचवा? तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखने पर चेहरा साफ दिखेगा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ताकि हजामत करने में उस व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत न होके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न बनता है 139 नंबर क्वेश्चन आपका है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो लेंस तथा दर्पण संभवतः होंगे। तो लेंस और दर्पण होंगे, कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। कौन सा दर्पण होगा? तो बाबू थोड़ा ध्यान से आप अपना दिमाग को लगाइए और सोचिए, दर्पण भी अवतल होना चाहिए, लेंस भी अवतल होना चाहिए। हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो अगला नंबर जो आपका प्रश्न बनता है 140 नंबर प्रश्न, 140 नंबर क्वेश्चन ये है, एक अवतल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो जो वह प्रतिबिंब बनेगा, वह प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? आभासी और काल्पनिक होगा। आभासी काल्पनिक और वस्तु से बड़ा होगा।
अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि जब एक लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है, एक वस्तु को रखा जाता है, तब उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तब उस वस्तु की काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो फोकस दूरी होनी चाहिए, तो फोकस दूरी होनी चाहिए। तो बताना है कि फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, तो उसकी फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। बबुआ 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो फायदा करेगा, नहीं तो फायदा नहीं करेगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अधिक। अगला जो आपका प्रश्न बनता है 142 नंबर क्वेश्चन की उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है, वो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा होता है, तो आभासी भी होता है, आभासी मतलब काल्पनिक होता है, और सीधा होता है। सीधा प्रतिबिंब तो होबे करेगा क्योंकि काल्पनिक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, अवतल दर्पण के द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है वो आवर्धन क्या होता है, एक से कम भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। आवर्धन का मान +1 होता है, -1 होता है, 0 भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला नंबर हम लोग का प्रश्न क्या है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसे होता है बच्चों, आप दिमाग लगाओ और सोचो। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अगला नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। लेंस का प्रकाशिकीय केंद्र होता है, लेंस का प्रकाशिकीय केंद्र होता है, तो लेंस के प्रकाशिकीय केंद्र क्या होता है, लेंस के अंदर, लेंस के अंदर, बाहर या उसकी सतह पर होता है। लेंस के जो प्रकाशिकीय केंद्र होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए हमारा लेंस है, तो इधर है, इधर है और इधर है, या तो अंदर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, या तो इधर भी हो सकता है, या तो इधर भी हो सकता है। तो हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 146 नंबर प्रश्न है कि एक अभिसारी लेंस बनता है, एक अभिसारी लेंस बनता है। 46 नंबर हम लोग क्वेश्चन देंगे। एक अभिसारी लेंस बनता है, एक अभिसारी लेंस बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है कि एक अभिसारी लेंस क्या बनाता है। एक अभिसारी लेंस बाबू आभासी बनाता है और कबो कबो वास्तविको बनाता है, मतलब काल्पनिक को बनाएगा। कबो कबो जब इसका दिमाग घूम जाएगा तो वास्तविक को बना लेगा, वरना हर हमेशा वास्तविक नहीं बनाता है। चलिए अगला हम प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या बनाता है, अगला नंबर प्रश्न हम लोग को क्या बोला है, तो किसी लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, -4 डायोप्टर है। किसी लेंस की जो क्षमता है -4 डायोप्टर है, तो बताना है कि वो क्या होगा, तो बताना है कि वो क्या होगा। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या राइट आंसर मिलना चाहिए, तो यह क्या है। यहाँ पे राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर दूरी वाले, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस होगा, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस होगा। इना कीजिए, भूल जाइएगा लो, और फिर सवाल का जवाब आप लोगों को नहीं मालूम होना चाहिए। अगला नंबर प्रश्न हम देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है। एक लेंस की जो क्षमता है +5 डायोप्टर है, +5 डायोप्टर है, 5 डायोप्टर है, तो बताना है कि वह लेंस मतलब वो क्या करेगा, वह वस्तु कहाँ होगा, कितने दूरी पर होगा, आपको बताना है लेंस कौन सा होगा। चलिए इसका लेंस होगा 20 मीटर की दूरी पर होगा, 20 मीटर की दूरी पर होगा, और वो लेंस होगा उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, याद रखिएगा उत्तल लेंस होगा। चलिए अगला प्रश्न जो आपका है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। निम्न में से दिया हुआ कौन सा कथन आपका सही है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कांच की अपेक्षा पानी में जो प्रकाश की चाल होता है विरल माध्यम होता है, कांच की अपेक्षा पानी में जो प्रकाश की चाल होता है विरल माध्यम में होता है। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा कथन में से गलत है, निम्न में दिया हुआ कौन सा कथन गलत है। बच्चों आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा कि आवर्धन का मान ऋणात्मक चिन्ह में होना चाहिए, यानी होता है, तो जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है। हाँ बाबू सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हाँ सही है, ये सही है। और तीसरा देखते हैं कि लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, ये जो होता है इसका ऐसा ही मात्रा डायोप्टर होता है। लेंस की जो क्षमता होता है इसका जो एसआई मात्रा होता है डायोप्टर होता है, नहीं, इसका एसआई मात्रा डायोप्टर नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह हमारा राइट आंसर नहीं है। अगला प्रश्न जो देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, इसी का चौथा नंबर ऑप्शन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ना रे बाबू ये गलत है, ये सही है, सॉरी ये सही है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा का है गलत है। अगला नंबर जो हम लोग प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से दिया हुआ कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है बच्चों, तो आपको दे रहा है कि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हाँ ये सही बात है।
अगला प्रश्न देख रहे हैं, इसी का दूसरा नंबर टॉपिक, समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण प्रकाश की एक अच्छा अवशोषक है। हाँ यो सही बाटे, यो सही बाटे, कब्बो नहीं सही है, ये गलत है, ये हमारा राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, हाँ ये सही है, और प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, यह सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा का है बाबू, गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा का है, गलत है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न बनता है कि किसी माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। किस माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है? किस माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम की चाल, माध्यम की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है निरपेक्ष में अपवर्तनांक? तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में अपवर्तनांक प्रकाश की चाल, निरपेक्ष में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, ये दोनों के अनुपात को हम लोग बोलते हैं, बट्टा में जब होता है तो इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है कि संबंध बताना एफ और आर के बीच क्या होता है। एफ और आर के बीच संबंध कैसा होता है? एफ और आर के बीच एफ बराबर आर, तो उस स्थिति में बताना है कि कौन सा कथन में से सही बाटे। चलिए ऑप्शन नंबर एक को देखते हैं कि अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, यो गलत। उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, यो गलत। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी में देखते हैं, ना तो अवतल दर्पण के लिए ना तो उत्तल दर्पण के लिए, ई बाटे सही। और फिर दे रहा है कि अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए भी, यो गलत। यानी हम लोग का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यहां पे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, लेकिन उसके बाद हम लोग जब थोड़ा ध्यान से सुनते हैं, थोड़ा ध्यान से सोचते हैं, तो आता है बात कि अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। तो हम लोग का तो राइट आंसर सच में होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर सी को छोड़ दीजिएगा और ऑप्शन नंबर डी को सही मार लीजिएगा। इसको एग्जाम में आए तो आप लोग फिलिप कर लीजिएगा, ना तो गलत हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आपतन कोण वह कोण है, आपतन कोण वह कोण है। राइट आंसर होगा कि आपतित किरण जब दर्पण के आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब के बीच बनता है। आपतन कोण कौन सा कोण होता है बच्चों? देख लीजिएगा, यह हमारा दर्पण है, ये जो आ रहा है ये आपतित किरण है और ये है अभिलंब, और इसके बीच में जो कोण बनता है इसी को बोलते हैं आपतन कोण, इसी को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। ओके, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 155 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण है, आपतन कोण है। तो ये भी तो हमारा राइट आंसर होगा कि आपतित किरण और दर्पण के बीच जो अभिलंब होता है उसके बीच का खींचा हुआ कोण होता है, इसी के बीच का खींचा हुआ कोण होता है। अगला प्रश्न जब देखते हैं कि आपतन कोण वह कोण है, आप परावर्तन कोण वह कोण है, परावर्तन कोण। तो थोड़ा ध्यान से इसको भी डायग्राम दे लीजिए, ये हमारा दर्पण हुआ और ये हमारा हुआ अभिलंब, ये प्रकाश आया, आपतित किरण ये टकरा कर वापस गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। यहाँ पे जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। इसको आर से सूचित करते हैं बच्चों, इसको आर से सूचित करते हैं, कोण आर। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर हम लोग का क्या होगा बच्चों? थोड़ा आप लोग बताइए कि राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि परावर्तित किरण दर्पण के सतह, परावर्तित किरण दर्पण के सतह और अभिलंब के बीच का खींचा हुआ कोण। यानी ये जो अभिलंब है, अभिलंब ये है और ये आपतित किरण, ये परावर्तित, ये जो कोण बना इसी कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। ओके, अगले नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? यदि लेंस का आधा भाग काले कपड़े में लपेट दिया जाए, काले कपड़े में लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बना हुआ बिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लेंस के द्वारा बना हुआ बिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बिंब तीक्ष्ण और कम हो जाएगी, जो प्रतिबिंब को ज्यादा चमकदार दिखाई देना चाहिए तो चमकदार दिखाई नहीं देगा। 158 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो वो प्रश्न है आपके कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध क्या होता है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध क्या होता है? तो बच्चों आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण अपवर्तन से बड़ा होता है। यानी जो आपतन कोण है इससे बड़ा कौन सा कोण हो जाएगा बच्चों? अपवर्तन कोण हो जाएगा, आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 159 नंबर क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस में आवर्धित प्रतिबिंब
बनेगा जब वस्तु रहेगी, जब वस्तु रखी होगी, जब वस्तु रखी होगी तो वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी लेंस से, जब प्रकाश की किरण किसी लेंस से, सॉरी किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरता है, प्रकाश केंद्र से होकर गुजरता है, तो प्रकाश केंद्र से होकर गुजरता है तो क्या होगा, उस स्थिति में क्या कंडीशन अप्लाई होगा, तो उस स्थिति में जो कंडीशन अप्लाई होता है केवल विस्थापित हो जाता है, केवल डिस्प्लेसमेंटेड हो जाता है, डिस्प्लेसमेंटेड हो जाता है। ओके, किसी प्रकार के कोई कंफ्यूजन आपके बीच नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि एफ फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के लिए, एफ फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के लिए वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगा, वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगा, वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा बच्चों, तो 4f से कम नहीं होता है, तो 4f से कम नहीं हो सकता है, तो 4f से कम नहीं हो सकता है। अगला नंबर प्रश्न हम देखते हैं, 162 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी उत्तल लेंस को, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के यानी मुख्य फोकस और फोकस दूरी के बीच की दुगुनी पे रखी जाती है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगा वास्तविक, उल्टा और बड़ा, वास्तविक भी होगा, उल्टा भी होगा और बड़ा भी होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को स्थित किया जाता है, यानी एक वस्तु को रखा जाता है, तब उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, लेंस से बनेगा, लेंस के दूसरी ओर बनेगा। अब बताना है कि कितना दूरी पे बनेगा, तो बाबू 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हो ना, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, क्योंकि दूरी कहां पे रखा गया है, मुख्य फोकस पे रखा गया है। ओके, अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर आपका प्रश्न है 164 नंबर क्वेश्चन, 164 नंबर प्रश्न है आपका कि एक वास्तविक वस्तु, यानी एक वस्तु है, अब वास्तविक थोड़ा आपको देखना है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब इस प्रश्न के लिए इसमें से कौन सा जो प्रश्न टॉपिक है, कौन सा जो पॉइंट है वो पॉइंट गलत है। चलिए हम देखते हैं, प्रतिबिंब सीधा होगा, हाँ भाई सीधा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, नहीं, ये हम लोग का राइट आंसर नहीं है, क्योंकि उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। अगला नंबर 165 नंबर प्रश्न है, 165 नंबर प्रश्न है, यदि वस्तु यानी बिंब जो है, वस्तु को बिंब बोलते हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी और अवतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब होगा आभासी तथा दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर पर बनेगा, आभासी तथा दर्पण के पीछे कितना सेंटीमीटर पर बनेगा बाबू, 8 सेंटीमीटर पर बनेगा। अगला प्रश्न जो आपका है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध होता है, तो आपतन कोण छोटा हो जाता है बच्चों, आपतन कोण छोटा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 167 नंबर प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर से बनेगा तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा बाबू, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 168 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर है तो प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब बनेगा। देख लीजिएगा, ये दर्पण अवतल है, इसका f 15 सेंटीमीटर, इसके बीच की दूरी f 15 सेंटीमीटर है और वस्तु को रखा गया है 10 सेंटीमीटर पर, तो बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब
आभासी बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बनेगा। अब दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और क्या बनेगा बबुआ, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 169 नंबर जो क्वेश्चन है, 169 जो प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब तथा समान आकार के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, तो फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखने से हम लोग का जो प्रतिबिंब बनेगा वो अच्छा बनेगा, समान आकार में बनेगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 170 नंबर जो आपका प्रश्न है कि प्रिज्म की अपवर्तक जो सतह होती है उसमें प्रवेश करती हुई प्रकाश जब प्रकाश किरण बाहर निकलती है तब किरण की ओर मुड़ जाती है, तब किरण की ओर क्या हो जाती है बच्चों, मुड़ जाती है। अगला नंबर जो हम प्रश्न देखते हैं 171 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर लंबवत आपतित होती है तब बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, तब बिना मुड़े सीधे के सीधे क्या हो जाती है, गुजर जाती है, बिना कहीं मुड़े सीधे के सीधे क्या हो जाती है, गुजर जाती है। 172 नंबर जो हम लोग प्रश्न देखते हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, तो प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर कितनी दूरी पर बनेगा, तो कितनी दूरी पे बनेगा, हम लोग का राइट आंसर होगा कितने दूरी पे बाबू, 20 सेंटीमीटर पे। कितने सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 173 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण के द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा और वस्तु के बड़ा पाया जाता है। यानी एक अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, आभासी मतलब सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है। तो बताना है कि वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए बाबू, हाई दर्पण है और ये दर्पण है, ये है P और ये है F। अब हीमा जब रखे हैं यहाँ पे, जब रखेंगे P और F के बीच, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो हम लोग का राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, P और F के बीच, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न 174 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। अगला जो प्रश्न है ना बच्चों, ये तो एग्जाम में नहीं मगर किसी कंपटीशन में कहीं पे आपको पूछ सकता है, किसी भी सब्जेक्टिव प्रश्न में भी ये पूछ सकता है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को क्या होना चाहिए। तो फ्लिट कांच की एक छड़ को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है, ऐसा होने का कारण होना चाहिए। ऐसा होने का कारण क्या है, तो फ्लिट कांच कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक के मान के क्या हो जाता है बाबू, समान यानी बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने का कारण, तो प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने का कारण हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। तो प्रश्न नंबर 77 आपका पूछता है प्रश्न की लेंस से किसी वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी और लेंस के द्वारा प्राप्त आवर्धन के बीच संबंध होता है। इस संबंध को सब्जेक्टिव प्रश्न में बाबू आपको पूछ सकता है, इसलिए आपको कंप्लीट इसको रिवाइज करके रखना है। बच्चों आपको बोला जाता है कि मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं बच्चों, हौसलों से उड़ान होता है। बच्चों याद रखिएगा, आप जितनी मेहनत कीजिएगा उतने ज्यादा आपको फायदा होगा। जीवन में रिस्क लेने से कभी मत डरना, या तो जीत मिलेगी या तो हार भी जाओगे ना तो सीख मिलेगी। अगर याद रखना, हम जिंदगी में सोचते बहुत हैं
हम जिंदगी में सोचते बहुत है पर महसूस बहुत कम करते हैं। बच्चों, ये रहा आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आपको बोले थे क्लास लंबा हो सकता है, मगर टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कंप्लीट हो गए। आप बच्चों याद रखिएगा, इस प्रश्न को एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।